वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक नए कोशिकांग के बारे में स्टडी करेंगे और वो हमारा कोशिकांग है लयनकाय या लाइसोसोम। लयनकाय या लाइसोसोम है, उसमें आप ध्यान दीजिए कि ये कोशिकांग होते हैं, ये भी अंतःपद्रव्य जालिका का भाग होता है। अंतःपद्रव्य जालिका का मतलब क्या हुआ? ये कोशिकांग होंगे, ये कार्य में आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि लाइसोसोम या जो है लयनकाय, उसकी खोज किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है, एक वैज्ञानिक थे डी डुबे, कई बार ड्यूब भी लिखा मिलता है, तो डी डुबे ने इनकी खोज की थी। इन्होंने चूहे की यकृत की कोशिकाओं में इनकी खोज की थी। तो चूहे की यकृत की कोशिकाएं हैं, उन यकृत कोशिकाओं में इनकी खोज सबसे पहले की थी। इन्होंने देखा कि कुछ कोशिकाओं में इस प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं जो कि पाचन एंजाइम युक्त होते हैं, पाचन करने का कार्य करते हैं, तो उन्हें उन्होंने लयनकाय या लाइसोसोम नाम दिया। अब ध्यान दीजिए, लयनकाय या लाइसोसोम होता क्या है, ये किस प्रकार की संरचना होती है? तो आपको ध्यान रखना है, ये सभी यूकैरियोट्स में समान रूप से पाई जाती हैं। सभी यूकैरियोट्स में समान रूप से पाई जाती हैं, यानी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। तो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में समान रूप से उपस्थित होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है इनकी उपस्थिति के बारे में कि सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। फिर उसके बाद में ये आपको ध्यान रखना है, एकल झिल्ली से परिबद्ध होती है, यानी इसके बाहर की ओर झिल्ली होती है, वो किस प्रकार की होती है? एकल झिल्ली से परिबद्ध होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, एकल झिल्ली से परिबद्ध होती हैं इस प्रकार की संरचनाएं, जिसमें क्या उपस्थित होते हैं? पाचक एंजाइम भरे हुए रहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, एकल झिल्ली से परिबद्ध संरचनाएं होती हैं, गोलाकार होती हैं और इनका व्यास होता है वह कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना है, इनका व्यास होगा वो 0.5 से लेकर के और 0.8 तक इनका व्यास होता है। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है, इनका व्यास होगा वह इस प्रकार से 0.5 से 0.8 माइक्रोन तक होता है। तो ये इस प्रकार की संरचना होगी। इसमें विभिन्न प्रकार के जल अपघटनीय पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हाइड्रोलाइजेस या जल अपघटनीय पाचक एंजाइम इसमें भरे हुए रहते हैं। तो इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं? जब अपघटनीय पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। कौन कौन से पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं? तो आप ध्यान दीजिए, इनमें उपस्थित होता है हाइड्रोलेजेज उपस्थित होते हैं, और आप ध्यान दीजिए कार्बोहाइड्रेज उपस्थित होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेज इसमें उपस्थित होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेजेज इसमें उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है, इसमें जो लाइपेज होते हैं ये उपस्थित होते हैं। तो ये जो लाइपेज होंगे ये इसमें उपस्थित होते हैं। तो लाइपेज उपस्थित होगा। और आप ध्यान दीजिए कौन सा उपस्थित होता है? प्रोटीएज उपस्थित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, प्रोटीएज उपस्थित होता है। और आप ध्यान दीजिए, इसमें न्यूक्लियेज एंजाइम उपस्थित होता है। तो ये सारे एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं। देखो, हाइड्रोलेजेज कार्बोहाइड्रेट ये किसका पाचन करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे। ये लाइपेज एंजाइम है तो वसा का पाचन करेगा। और आप ध्यान दीजिए, प्रोटीएज एंजाइम है तो किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन करता है। न्यूक्लियेज एंजाइम है तो न्यूक्लिक अम्ल, जैसे डीएनए आरएनए इत्यादि न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, इन न्यूक्लिक अम्लों का क्या करते हैं? पाचन करते हैं, डीएनए आरएनए इत्यादि। तो इस प्रकार से इन सभी पदार्थों के पाचन से संबंधित एंजाइम होते हैं, वे इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि लाइसोसोम के अंदर विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं, कार्बोहाइड्रेजेज होता है, लाइपेज होता है, न्यूक्लियेज होता है, एवं आपको ध्यान रखना है इसमें हाइड्रोलेजेज एंजाइम उपस्थित होते हैं। ये सभी एंजाइमों में ध्यान दीजिए, ये सभी एंजाइम अम्लीय पीएच पर कार्य करते हैं। ये सभी एंजाइम किस पीएच पर कार्य करेंगे? आपको क्या ध्यान रखना है? अम्लीय पीएच पर कार्य करते हैं। और पीएच आपको ध्यान रखनी है तो रख सकते हैं आप, पीएच 5 पर ये कार्य करते हैं। तो ये कौन सी पीएच पर कार्य करते हैं? अम्लीय पीएच पर कार्य करते हैं। यानी लाइसोसोम के अंदर जो पीएच होती है वह कैसी होती है? अम्लीय होती है। और अम्लीय पीएच का कारण क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें हाइड्रोजन पंप उपस्थित होता है। तो इनकी झिल्ली के अंदर हाइड्रोजन पंप उपस्थित होता है, जिसके कारण से प्रोटॉन की संख्या अंदर की ओर अधिक होती है, जिसके कारण से पीएच कैसी होगी? अम्लीय पीएच होती है। तो ये इस प्रकार से प्रोटॉन पंप इनके अंदर उपस्थित होता है, जिनके द्वारा अम्लीय पीएच का निर्धारण किया जाता है।
फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए कि जो लाइसोसोम है ये बहुरूपी कोशिकांग है। ध्यान दीजिए लाइसोसोम किस प्रकार का कोशिकांग है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, बहुरूपी कोशिकांग है, ये हमें ध्यान रखना है। बहुरूपी का मतलब पॉलीमॉर्फिक, यानी पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग है, ये हमें ध्यान रखना है। देखो ध्यान दे, हमने एक पहले पढ़ा था प्लियोमॉर्फिक, जो कि कौन है, तो आपको ध्यान रखना प्लियोमॉर्फिक होता है वह गोल्जी कॉय होता है, क्योंकि गोल्जी कॉय की जो आकृति और संरचना होती है वो भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है, परंतु इनकी संरचना होती है वो एक ही कोशिका में भिन्न प्रकार के होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए संरचना एवं स्थिति के आधार पर ये निम्न 4 प्रकार के होते हैं। संरचना एवं स्थिति के आधार पर लाइसोसोम कितने प्रकार के होते हैं, स्थिति के आधार पर लाइसोसोम 4 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से स्थिति के आधार पर लाइसोसोम्स के कितने टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार के लाइसोसोम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला आप ध्यान दीजिए जिसे हम कहते हैं प्राथमिक लाइसोसोम। कौन सा होगा, प्राथमिक लाइसोसोम। तो सबसे पहला हमें ध्यान रखना है लाइसोसोम का प्रकार वो कौन सा, ध्यान रखना है प्राथमिक लाइसोसोम। सेकंड हमें ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है द्वितीयक लाइसोसोम। द्वितीयक लाइसोसोम सेकंड हमें ध्यान रखना है। थर्ड आप ध्यान दीजिए तो कौन सा ध्यान रखना है, अवशिष्ट काय, रिजिडुअल्स बॉडी या अवशिष्ट काय होते हैं। अवशिष्ट काय को हम कई बार तृतीयक लाइसोसोम भी कहते हैं। चौथा हमें ध्यान रखना है अवशिष्ट काय के बाद में वो ध्यान रखना है स्वभक्षी काय, स्वभक्षी काय या जिसे हम ओटोफेगस कहते हैं। तो इस प्रकार से ओटोफेगोसोम भी इसे कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से 4 प्रकार इनके एक ही कोशिका में देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से होंगे, इसे हम क्या कहते हैं, बहुरूपीय कोशिकांग कहते हैं। यानी कार्य के अनुसार अपने रूप में और संरचना में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुरूपी कोशिकांग कहते हैं। इनमें कौन कौन से रूप देखे जाते हैं, प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, अवशिष्ट काय और स्वभक्षी काय के रूप में देखे जाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये किस प्रकार से होते हैं, इनको सबको अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो अंतःपद्रव्य जालिका होती हैं, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, अंतःपद्रव्य जालिका के बारे में। मैं एक पहले बाहर की और एक आउटलाइन बना देता हूँ कोशिका झिल्ली की। ये इस प्रकार से बाहर की और कोशिका के झिल्ली उपस्थित होती है और कोशिका झिल्ली के अंदर विभिन्न कोशिकांग उपस्थित होते हैं। क्लियर हो गया, ये इस प्रकार से कोशिका झिल्ली है। अब कोशिका झिल्ली में आप देखिए कि ये एक कोशिकांग मैं बना रहा हूँ, वो किसका है, अंतःपद्रव्य जालिका का है। यह है वो अंतःपद्रव्य जालिका है। और कौन सी अंतःपद्रव्य जालिका है, तो आप ध्यान दीजिए इस पर राइबोसोम उपस्थित है, मतलब राइबोसोम उपस्थित है, तो ये कौन सी हो गई, आपको क्या ध्यान रखना है, राइबोसोम उपस्थित है, ये झिल्ली हो गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्लियर हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ यहाँ पर ये उपस्थित है, वो आपको ध्यान रखना है क्या उपस्थित होते हैं, स्टेक्स के रूप में, सिक्कों की ढेरी के रूप में उपस्थित होते हैं। वह क्या उपस्थित होते हैं, गोल्जी बॉडी उपस्थित होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार से गोल्जी बॉडी उपस्थित है। गोल्जी बॉडी भी किसका निर्माण करती है, वेसिकल्स का निर्माण करती है। और साथ में आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान, अंतःपद्रव्य जालिका होती है, इससे भी किसका निर्माण होता है, वेसिकल्स का निर्माण होता है। तो ये इस प्रकार से ये किसके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स बनते हैं। इसी प्रकार से ये वेसिकल्स किसके बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स बनते हैं। ये वेसिकल्स आपस में आपको ध्यान रखना है जुड़ जाते हैं और दोनों जुड़ कर के और एक संरचना का निर्माण करेंगे और तीसरे प्रकार के वेसिकल्स बनेंगे। ये इस प्रकार से वेसिकल्स बनेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। और इन वेसिकल्स को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक लाइसोसोम कहा जाता है। इस प्रकार से प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ये किसका निर्माण होगा, प्राथमिक लाइसोसोम का। तो सबसे पहले बनने वाला लाइसोसोम होता है, नवनिर्मित लाइसोसोम होता है, उसे हम प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं। प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण होगा वो किससे होगा, अंतःपद्रव्य जालिका एवं गोल्जी बॉडी से होता है। मैंने कल भी बताया था इनकी उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, गल से होती है।
GERL गर्ल, गर्ल से इनकी उत्पत्ति होती है, यानी गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है। तो इससे प्राथमिक लाइसोसोम बनते हैं और प्राथमिक लाइसोसोम होते हैं उसके अंदर नवनिर्मित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और नवनिर्मित किससे होता है, तो आप क्या ध्यान दीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं गोल्जी बॉडी से होता है। और इसमें निष्क्रिय या निष्प्रभावी या अक्रियाशील एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं वो इसके अंदर उपस्थित होते हैं, तो निष्क्रिय एंजाइम इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये प्राथमिक लाइसोसोम भरे हुए जो एंजाइम होते हैं वे किस प्रकार के होते हैं, निष्क्रिय प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो निष्क्रिय एंजाइम इसके अंदर भरे हुए रहते हैं। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, कोशिका के अंदर आपको ध्यान रखना है, ये बाहर की ओर क्या है, कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है। और कोशिका झिल्ली होती है, उस कोशिका झिल्ली के द्वारा बाह्य पदार्थों को ग्रहण करना क्या कहलाता है, भक्षकाण्विक क्रिया कहलाता है। तो इस प्रकार से भक्षकाण्विक क्रिया होती है, भक्षण की क्रिया होती है। तो कोशिका के द्वारा बाहर के पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया होती है, उसे हम भक्षण क्रिया कहते हैं। और कोशिका झिल्ली होती है, उसकी भक्षण क्रिया होती है, वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो एक तो आपको ध्यान रखना है, जब आपको ध्यान रखना है तरल पदार्थों का भक्षण किया जाता है, या फिर आपको ध्यान रखना है ठोस पदार्थों का भक्षण किया जाता है। तो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, या तो कैसे पदार्थों का भक्षण किया जाएगा, ठोस पदार्थों का भक्षण किया जाता है, या फिर कैसे पदार्थों का, तरल पदार्थों का भक्षण किया जाता है। ठोस पदार्थों का भक्षण किया जाता है उसे हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहेंगे, फेगोसाइटोसिस। कोशिका झिल्ली के द्वारा ठोस पदार्थों को बाहर से अंदर की ओर ग्रहण करना क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस कहलाता है। तथा तरल पदार्थों को बाहर से अंदर की ओर ग्रहण करना क्या कहलाता है, पिनोसाइटोसिस कहलाता है। तो ये तरल पदार्थों को बाहर से अंदर की ओर ग्रहण करना पिनोसाइटोसिस कहलाता है, तथा ठोस पदार्थों को ग्रहण करना क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस कहलाता है। और इन दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, तो आपको ध्यान रखना है, ये फेगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा पदार्थ अंदर ग्रहण किए जाएंगे, ये पिनोसाइटोसिस के द्वारा अंदर की ओर ग्रहण किए जाएंगे। अब फेगोसाइटोसिस के द्वारा अंदर ग्रहण किए गए पदार्थ है, उसे संरचना बनती है, उसे हम फेगोसोम कहते हैं। क्या कहेंगे, फेगोसोम का निर्माण होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो पिनोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा जो अंदर के पदार्थ ग्रहण किए उससे पिनोसोम का निर्माण होता है। ये फेगोसोम एवं पिनोसोम होंगे, ये फेगोसोम और पिनोसोम किसके साथ जुड़ जाते हैं, प्राथमिक लाइसोसोम के साथ में जुड़ जाते हैं। तो द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो प्राथमिक लाइसोसोम के साथ में कौन जुड़ गए, पिनोसोम जी जुड़ गए, और कौन जुड़ गए, फेगोसोम भी जुड़ गए। तो इस प्रकार से पिनोसोम एवं फेगोसोम के प्राथमिक लाइसोसोम के साथ जुड़ने के फलस्वरूप किसका निर्माण हो गया, तो आपको ध्यान रखना है द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से लाइसोसोम बनता है, उसे हम द्वितीयक लाइसोसोम कहते हैं। प्राथमिक लाइसोसोम के अंदर निष्क्रिय एंजाइम उपस्थित है, और अब द्वितीयक लाइसोसोम निर्माण होगा तो इसमें एंजाइम होंगे वो सक्रिय हो जाएंगे और किसका कार्य करेंगे, पाचन का कार्य करते हैं। इस कारण से इसे हम पाचक लाइसोसोम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसे किस नाम से जाना जाता है, पाचक लाइसोसोम के नाम से भी जाना जाता है। तो द्वितीयक लाइसोसोम होगा उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, पाचक लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। इस द्वितीयक लाइसोसोम होता है, इनके अंदर विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं, वे सक्रिय होकर के पाचन का कार्य संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार के लाइसोसोम होंगे, उनका निर्माण किससे होगा, तो फेगोसाइटोसिस एवं पिनोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा अंतर्ग्रहित पदार्थों को क्रमशः फेगोसोम और पिनोसोम कहते हैं। फेगोसोम एवं पिनोसोम होते हैं वे प्राथमिक लाइसोसोम के साथ में जुड़ने के फलस्वरूप द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण होता है। और द्वितीयक लाइसोसोम में ही विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ अंतर्ग्रहित किए जाते हैं उनका पाचन होता है, इस कारण से इसे पाचक लाइसोसोम भी कहा जाता है। पाचन के पश्चात में यहाँ पर जो पदार्थ होंगे उन पदार्थों को क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित, यानी कोशिका द्रव्य में द्वितीयक लाइसोसोम उनसे पदार्थों को क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। अब अवशोषित करने के बाद में शेष ये बचती है रिजिडुअल बॉडी, ये इस प्रकार से क्या बनेगी, रिजिडुअल बॉडी बनेगी, जिसमें अपाचित पदार्थ उपस्थित होते हैं, जिसमें क्या उपस्थित होते हैं, अपाचित पदार्थ उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से अपाचित पदार्थों युक्त जो संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट काय कहा जाता है। उसे हम किस नाम से जानेंगे,
अवशिष्ट काय के नाम से जाना जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अवशिष्ट काय कहेंगे, रिजिडुअल बॉडी कहते हैं। तो ये तीसरे टाइप का जो लयन काय होगा जिसे हम अवशिष्ट काय के नाम से जानते हैं, रिजिडुअल बॉडी के नाम से जानते हैं, जिसमें अपाचित पदार्थ होते हैं वे उपस्थित होते हैं। ये रिजिडुअल बॉडी धीरे धीरे कोशिका झिल्ली के समीप चली जाती है और झिल्ली के समीप जाने के बाद बाहर की ओर फट जाती है, और झिल्ली की ओर जाने के बाद बाहर की ओर फटने की क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, जो झिल्ली के पास में जाने के बाद बाहर की ओर फटने की क्रिया होती है उसे हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से एक्सोसाइटोसिस क्रिया के माध्यम से इन अवशिष्ट काय को बाहर की ओर छोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक और लाइसोसोम भी का निर्माण होता है जिसे हम ऑटोफेगोसोम कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, एक और लाइसोसोम होगा जिसे हम क्या कहेंगे, ऑटोफेगोसोम कहा जाता है। ये ऑटोफेगोसोम्स होता है इस प्रकार का लयन काय होगा जो कि अपनी ही पुरानी मृत कोशिकाएं होती हैं या अंगक होते हैं, उन अपने पुराने मृत कोशिकांग या अंगक होंगे उनका भक्षण करने का कार्य करता है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोफेगोसोम कहा जाता है। ये भी द्वितीयक लाइसोसोम इस प्रकार से बना सकता है और बाहर की ओर। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, ऑटोफेगोसोम्स होता है इस प्रकार के लयन काय होते हैं जो कि अपनी ही कोशिका के विभिन्न अंगकों या आपको ध्यान रखना है अपनी ही कोशिका के जो विभिन्न प्रकार की पुरानी कोशिकाएं होती है, मृत कोशिकाएं होती है, उनका भक्षण करने का कार्य करता है या उनका संग्रहण करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के लाइसोसोम देखने को मिलते हैं। प्राथमिक लाइसोसोम जिसमें नवनिर्मित एंजाइम उपस्थित होते हैं, निष्क्रिय क्रियाशील एंजाइम उपस्थित होते हैं, और ये अंतर्वर्ती जालिका में गोल्जी कोशिका से निर्मित होने वाला लाइसोसोम है। प्राथमिक लाइसोसोम के साथ में फेगोसोम एवं पिनोसोम जुड़ने से द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पाचन होता है, इस कारण से इसे पाचक लाइसोसोम भी कहते हैं। उसके बाद में अवशिष्ट काय, और अवशिष्ट काय का निर्माण किससे होगा, तो जो द्वितीयक लाइसोसोम होता है उसमें जो विभिन्न प्रकार के पाचित पदार्थों का अवशिष्ट होता है, शेष बचे अपाचित पदार्थों युक्त लाइसोसोम होता है उसे हम अवशिष्ट काय कहते हैं, जिनको एक्सोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। फिर उसके बाद में सबवक्षिका, ये प्रकार के लाइसोसोम होते हैं जो कि ऑटोफेगोसोम्स का कार्य करते हैं, यानी अपनी ही कोशिका की विभिन्न मृत अंगकों कोशिकांगों का भक्षण करते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, लाइसोसोम एवं उनके टाइप्स के बारे में। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, लाइसोसोम होता है, इनके कार्य क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इनके कार्य होते हैं। सबसे पहला ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है अंतः कोशिकीय पाचन एवं बाह्य कोशिकीय पाचन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बाह्य कोशिकीय पाचन, यानी आपको ध्यान रखना है कि कोशिका से बाहर से ग्रहण किए गए पदार्थ होते हैं जो कि कौन सी क्रिया के माध्यम से ग्रहण किए जाते हैं, फेगोसाइटोसिस एवं पिनोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा ग्रहण किए गए फेगोसोम एवं पिनोसोम्स होते हैं, इनके अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, उनका पाचन लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है, इस कारण से इसे हम बाह्य कोशिकीय पाचन कहेंगे। दूसरा आपको ध्यान रखना अंतः कोशिकीय पाचन, कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के आपको ध्यान रखना है जो कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं उनका पाचन करने का कार्य करते हैं, जैसे कि मृत कोशिकाएं, पुरानी कोशिकाएं, पुरानी कोशिका को नई कोशिकाओं के रूप में रूपांतरित करने से संबंधित कार्य, तो इसे हम अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, अंतःकोशिकीय पाचन भी इनके द्वारा संपन्न होगा, और कौन सा पाचन संपन्न होगा, बाह्य कोशिकीय पाचन संपन्न होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तीसरा नंबर 3 आप ध्यान दीजिए, अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन के अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है, ये कई बार आपको ध्यान रखना है लाइसोसोम होते हैं, ये अपनी ही कोशिका अंगों का भक्षण कर देते हैं और अपनी ही कोशिका अंगों का भक्षण करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। परंतु ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि लाइसोसोम होता है वह अपनी ही कोशिका के अंदर फट जाते हैं, और बहुत सारे लाइसोसोम अपनी कोशिका में फटने से अन्य कोशिकांग होते हैं उनको ये नष्ट कर देते हैं, और अन्य कोशिकांगों को नष्ट करने से वो कोशिका खुद क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। इस कारण से इसे हम आत्मघाती थैलियाँ भी कहते हैं। तो इन्हें आत्मघाती थैलियाँ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कई बार, जनरली तो ऐसा नहीं होता पर कई बार ऐसा भी होता है कि अपनी ही कोशिकांगों को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, क्योंकि ये फट जाती है और फटने के कारण से अपनी कोशिका के सारे कोशिकाएं नष्ट करेंगे, जिससे खुद कोशिका नष्ट हो जाती है, इस कारण से इसे आत्मघाती थैलियाँ भी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ऐसा किसमें देखा जाता है, एक देखिए आप मेढक में अंदर जो लार्वा अवस्था होती है उस लार्वा अवस्था को टेडपोल लार्वा कहते हैं,
और टेडपोल लार्वा में आप देखेंगे तो उसमें पूंछ उपस्थित होती हैं, जबकि वयस्क मेढक में पूंछ उपस्थित नहीं होती हैं। टेडपोल लार्वा होगा उसकी पूंछ का विघटन करने से संबंधित होता है, वो भी इसमें इस क्रिया के द्वारा देखा जाता है, जिसमें एक एंजाइम कार्य करता है कैथेप्सिन एंजाइम, जिसके द्वारा उनकी पूंछ का विघटन कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए ये कोशिका विभाजन में भी क्या होता है, सहायक होता है। तो कोशिका विभाजन में सहायक होता है और गुणसूत्रों के पृथक्करण में भी क्या होता है, सहायक होता है। तो गुणसूत्रों के पृथक्करण में भी ये सहायता करता है। तो गुणसूत्रों के पृथक्करण में, कोशिका विभाजन में लाइसोसोम होता है, ये सहायक होता है। तो गुणसूत्रों के पृथक्करण करने में, कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करने से संबंधित कार्य होता है, वह भी किसका होता है, लाइसोसोम का होता है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए बीजों के अंकुरण में भी ये कार्य करता है। तो बीज अंकुरण के समय बीजों के अंकुरण में विभिन्न प्रकार के जो संचित भोज्य पदार्थ होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस करके और उनको पोषण के लिए उपलब्ध करवाने का कार्य है वह लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है, अर्थात बीजांकुरण में सहायता की जाती है। इसके अतिरिक्त और आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है जो लाइसोसोम्स या लयनकायस होते हैं, उन लाइसोसोम या लयनकाय के द्वारा जो कोशिका होगी उनके अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पाचन करने में भी सहायता प्रदान की जाती है। तो कोशिका के भीतर विभिन्न प्रकार के पदार्थों के पाचन से संबंधित कार्य है वह किसका होता है, लाइसोसोम का होता है।